कहते हैं किसी जमाने में तक्षशिला के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था। नाम था वैद्य कुमार। हर दिन वह देखता कि उसके आसपास के लोग बीमार रहते हैं। कोई खांसता, कोई थका हुआ, कोई उदास। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये दुनिया इतनी बीमार क्यों है? जब सबके पास भोजन है, घर है, परिवार है, तो फिर मन और शरीर इतने थके हुए क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोग अब शरीर को नहीं, केवल बीमारी को देखते हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन की जड़ नहीं समझेगा, तब तक वह कभी सच में स्वस्थ नहीं हो सकता। यही वह क्षण था जब वैद्य कुमार ने अपनी साधना शुरू की, और वही साधना आगे चलकर बनी चरक संहिता, जो बताती है कि असली चिकित्सा जड़ी बूटियों में नहीं, बल्कि जीवन की समझ में छिपी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ग्रंथ की जिसने हजारों साल पहले मानव शरीर, मन और आत्मा का रहस्य खोल दिया था। चरक संहिता, जिसे लिखा था महान वैद्य आचार्य चरक ने। यह केवल एक आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई घटना नहीं, बल्कि एक संतुलन है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जीवन एक संतुलन की कला। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो अस्पताल थे, न दवाइयां, न मशीनें। फिर भी लोग अधिक स्वस्थ, शांत और स्थिर थे, क्योंकि वे जानते थे बीमारी शरीर में नहीं, आदतों में होती है। आचार्य चरक कहते हैं, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन स्वास्थ्य का अर्थ केवल यह नहीं कि हमें बुखार या दर्द न हो। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा, तीनों का सामंजस्य। वे कहते हैं, मनुष्य का जीवन 3 स्तंभों पर टिका है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर ये तीनों संतुलित हैं, तो मनुष्य लंबे समय तक आनंद और ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इनमें से कोई एक भी बिगड़ जाए, शरीर का संतुलन टूट जाता है, और वही असंतुलन आगे चलकर बीमारी बन जाता है। आचार्य चरक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे एक दीपक तब तक उजाला देता है जब तक तेल, वात और अग्नि संतुलन में हो। अगर तेल ज्यादा हो गया तो धुआं होगा, अगर कम हुआ तो दीप बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही शरीर भी तभी प्रकाशमान रहता है जब आहार, नींद और संयम का संतुलन बना रहता है। अब जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी इन तीनों से कितनी दूर हो गई है। भोजन जल्दी में, नींद अधूरी और संयम वह तो भूल चुके हैं। चरक कहते हैं, जब मन और शरीर का लय टूट जाता है, तब रोग उत्पन्न होता है। उनके अनुसार हर बीमारी की जड़ 2 स्तरों पर होती है। पहला, शरीर में, जब गलत भोजन, गलत समय या गलत वातावरण शरीर की गति को बाधित करता है। दूसरा, मन में, जब लालच, क्रोध या चिंता हमारे भीतर रासायनिक तूफान पैदा कर देती है। चरक का कहना है कि बीमारी कभी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे हमारे भीतर बढ़ती है। हर गलत आदत, हर अधूरी नींद, हर असंयम एक छोटा बीज बनता है, जो समय के साथ एक बड़े रोग का वृक्ष बन जाता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन के नियमों को समझता है, उसे वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली वैद्य कोई और नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य का विवेक है। एक कहानी आती है राजा हर्ष की। जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो वह गहरे शोक में चला गया। खाना छोड़ दिया, नींद उड़ गई, और कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर कमजोर हो गया। राज्य के सभी वैद्य असफल हो गए। तब आचार्य चरक को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि राजा के शरीर का नहीं, मन का संतुलन बिगड़ा है। उन्होंने न औषधि दी, न लेप। उन्होंने बस एक नियम दिया, राजन, हर सुबह अपने पुत्र के नाम पर किसी भूखे को भोजन देना और सूर्य को प्रणाम करना। राजा ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ, शरीर में ऊर्जा लौटी, और कुछ ही महीनों में वह स्वस्थ हो गया। चरक ने कहा, देखा राजन, मैंने कोई दवा नहीं दी, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटाया है। यही चरक की शिक्षा है। रोग का इलाज औषधियों से नहीं, बल्कि स्वचेतना से होता है। आचार्य चरक कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी रोग से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से मरेगा। इसलिए वे कहते हैं, संयम ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। उनकी दृष्टि में भोजन भी एक औषधि है।
वह कहते हैं, गलत समय का सही भोजन भी जहर बन सकता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सजीव करने के लिए होना चाहिए। दिन में हल्का, रात में हल्का, मौसम के अनुसार यही संतुलन है। चरक कहते हैं, जब तक आहार शुद्ध नहीं, तब तक औषधि व्यर्थ है, क्योंकि शरीर उसी से बनता है जो हम खाते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। अब सोचिए, जब हम तनाव में खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं या मन खट्टा रखते हैं, तो क्या वह भोजन अमृत की तरह काम करेगा या विष की तरह? चरक का उत्तर साफ है। जिस भोजन में मन की उपस्थिति नहीं, वह शरीर को नहीं, अहंकार को पालता है। वे यह भी कहते हैं कि नींद शरीर की प्राकृतिक औषधि है। जो व्यक्ति समय पर सोता और उठता है, वह सैकड़ों रोगों से बच जाता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो शरीर अपने टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है। अगर हम उसे यह समय ही नहीं देंगे तो कोई औषधि भी उसका स्थान नहीं ले सकती। और तीसरा स्तंभ, ब्रह्मचर्य यानी संयम। चरक ब्रह्मचर्य को केवल यौन संयम नहीं मानते। वे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना। मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति और विचारों की शक्ति, ये सब जीवन के ईंधन हैं। जो इन्हें व्यर्थ करता है, वह स्वयं को कमजोर करता है। आचार्य चरक की सबसे सुंदर पंक्ति है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जहां शरीर और मन के सभी तत्व संतुलन में हों, इंद्रियां प्रसन्न हों, मन शांत हो और आत्मा आनंद में हो। अब जरा रुककर सोचिए, क्या आज हम इस अवस्था में हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने अपने शरीर की आवाज सुननी ही छोड़ दी है। चरक कहते हैं, हर रोग से पहले शरीर संकेत देता है। थकान, बेचैनी, नींद का टूटना, भूख का गायब होना, ये सब चेतावनी है कि शरीर असंतुलित हो रहा है। पर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं जब तक कि वह बीमारी का रूप न ले ले। चरक हमें सिखाते हैं, अगर तुम शरीर के साथ संवाद करना सीख लो तो कोई रोग तुम्हें छू नहीं सकता। हर दिन कुछ पल अपने शरीर से बात करो। कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मेरा मन भारी है? यही सजगता असली औषधि है। और यही है इस पहले अध्याय का सार। जीवन एक कला है और उसका नाम है संतुलन। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो रोग केवल बाहर के होते हैं। जब हम असंतुलित होते हैं तो रोग भीतर घर कर लेते हैं। चरक की नजर में स्वस्थ जीवन किसी योगासन, औषधि या नियम का परिणाम नहीं, बल्कि हर क्षण में सजग रहने की क्षमता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलन के साथ जीता है, वह 100 वर्ष नहीं, बल्कि हर वर्ष को 100 वर्षों की तरह जीता है। पंचमहाभूत, शरीर का ब्रह्मांड। एक बार एक शिष्य ने आचार्य चरक से पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य प्रकृति से अलग है? चरक मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका प्रतिबिंब है। जैसे नदी सागर से निकलकर फिर उसी में लौट जाती है, वैसे ही मनुष्य भी प्रकृति से ही जन्म लेता है, उसी से जीवित रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। वे आगे कहते हैं, जो मनुष्य प्रकृति को समझता है, वह अपने शरीर को समझ लेता है, क्योंकि शरीर प्रकृति का ही सूक्ष्म रूप है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 महाभूत हमारे भीतर भी मौजूद हैं। और जब इन पांचों में से कोई भी असंतुलित होता है तो मनुष्य के भीतर अस्वस्थता जन्म लेती है। चरक समझाते हैं कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की स्थिरता है। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, ये सब पृथ्वी के गुणों से बने हैं। जल तत्व हमारी तरलता है। रक्त, लार, आंसू, पसीना, ये सभी हमारे भीतर बहने वाले जीवन के प्रतीक हैं। अग्नि तत्व हमारी पाचन शक्ति, दृष्टि और बुद्धि की ऊर्जा है। वायु तत्व हमारे शरीर की गति है। सांस का आना जाना, दिल की धड़कन, नसों की लहरें, ये सब उसी से चलते हैं। और आकाश तत्व वह जगह है जहां बाकी सब घटता है। अगर आकाश न हो तो वायु भी नहीं चलेगी, अग्नि नहीं जल पाएगी, जल नहीं बहेगा और पृथ्वी कुछ धारण नहीं कर पाएगी। अब सोचो, जब इन पांचों का यह नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो हमारे भीतर भी हलचल मच जाती है। एक दिन एक किसान आचार्य चरक के पास आया, कहने लगा, गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता। न भूख लगती है, न नींद आती है।
शरीर भारी लगता है। चरक ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पृथ्वी तत्व बढ़ गया है और अग्नि घट गई है। तुम बहुत खाते हो पर पचाते कम हो। तुम्हारा शरीर बोझ बन गया है। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन केवल गर्म जल पीना और हल्का भोजन लेना। 7 दिन बाद किसान लौटा। चेहरे पर चमक थी। चरक ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब तत्वों का संतुलन लौटा तो जीवन फिर से चलने लगा। वे कहते हैं, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सामंजस्य रखो, क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है वह रोगों की ओर बढ़ता है। चरक का यह विचार आज भी उतना ही सटीक है। जब गर्मी होती है, हमारे भीतर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। इसलिए पित्त के रोग जैसे चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, गुस्सा बढ़ जाते हैं। बरसात में जल तत्व अधिक होता है, जिससे कफ और सुस्ती बढ़ती है। सर्दियों में वायु तत्व का प्रभाव बढ़ता है, जो दर्द, सर्दी या अनिद्रा जैसे रोग लाता है। चरक हमें सिखाते हैं कि शरीर की हर क्रिया प्रकृति की लय से जुड़ी है। अगर तुम उस लय को समझ लो तो तुम बीमार नहीं हो सकते। वे कहते हैं, जो ब्रह्मांड में घट रहा है वही तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। बाहर वर्षा हो रही है तो मन भी भीतर नम हो जाता है। बाहर धूप खिली है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। यानी मनुष्य कोई अलग इकाई नहीं, वह प्रकृति का चलता फिरता हिस्सा है। आचार्य चरक ने एक और अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, रोग तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रकृति के चक्र से कट जाता है। आज हम वही कर रहे हैं। रात को जगना, दिन में सोना, गर्मी में भारी भोजन, सर्दी में ठंडे पेय। हम प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं, रोग उतने ही पास आ रहे हैं। वे कहते हैं, सूर्य, वायु और जल, ये 3 सबसे बड़े वैद्य हैं। सूर्य शरीर को ऊर्जा देता है, वायु उसे गति देती है और जल उसे शुद्ध करता है। अगर कोई रोज सुबह की धूप में कुछ देर खड़ा हो जाए, गहरी सांस लेकर प्राण वायु को भीतर ले और दिन भर पर्याप्त जल पिए, तो वह आधे रोगों से मुक्त हो सकता है। चरक का दृष्टिकोण केवल शरीर तक सीमित नहीं था। वे कहते थे, प्रकृति के तत्व हमारे मन के भावों में भी बसते हैं। जैसे पृथ्वी स्थिरता देती है, वैसे ही धैर्य पृथ्वी का मानसिक रूप है। जल लचीलेपन का प्रतीक है, जैसे क्षमा और प्रेम। अग्नि विवेक है, निर्णय लेने की शक्ति। वायु उत्साह है, गति और रचनात्मकता। और आकाश स्वतंत्रता है, खुला मन। अगर किसी व्यक्ति में क्रोध बढ़ जाए तो समझो अग्नि बढ़ गई है। अगर वह उदास है तो जल तत्व घट गया है। अगर वह बेचैन है तो वायु असंतुलित है। चरक कहते हैं, मन का असंतुलन शरीर में उतरता है। इसलिए उपचार की शुरुआत केवल औषधि से नहीं, बल्कि मन की समरसता से होती है। वे कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा पहला वैद्य है। अगर मन शांत है तो शरीर स्वयं को ठीक कर लेता है, और अगर मन अशांत है तो सबसे अच्छी औषधि भी असर नहीं करती। एक और कथा आती है। एक युवक था जिसे कोई भी रोग पकड़ नहीं पा रहा था। हर वैद्य उसे दवा देता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आखिर वह आचार्य चरक के पास आया। चरक ने कहा, तेरा रोग भीतर का है, तेरा मन तुझसे नाराज है। उन्होंने कहा, 1 सप्ताह तक किसी पर क्रोध मत करना, किसी को दुख मत देना, और हर रात अपने दिन के लिए धन्यवाद कहना। 7 दिन बाद युवक लौटा। बोला, गुरुदेव, मेरा शरीर हल्का लग रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है। चरक ने कहा, तूने शरीर नहीं, मन का रोग ठीक किया है। यही चरक का संदेश है। शरीर को ठीक करने के लिए पहले प्रकृति से जुड़ो, फिर अपने मन को संतुलित करो। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी हमसे है। हम वायु में सांस नहीं लेते, वायु हमारे भीतर चलती है। हम सूर्य से ऊर्जा नहीं लेते, सूर्य हमारे भीतर जलता है। हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, हम स्वयं ब्रह्मांड का अंश हैं। चरक का यह दर्शन केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि अस्तित्व का बोध है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति पंच महाभूतों को समझ लेता है, वह जीवन के रहस्य को समझ लेता है। क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम भी उसी मिट्टी से बने हो जिससे पहाड़ बने हैं, उसी वायु से सांस लेते हो जो पेड़ों को झुलाती है, उसी अग्नि से ऊर्जा पाते हो जो सूर्य में जलती है, तब तुम अपने शरीर को पवित्र मानना शुरू करते हो। फिर तुम उसमें जहर नहीं डालते, न भोजन से,
न विचार से। चरक कहते हैं, जो अपने शरीर का सम्मान करता है वह ब्रह्मांड का सम्मान करता है, और यही असली चिकित्सा है। दोष और धातु, शरीर की भाषा समझना। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आचार्य चरक के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, चाल में धीमापन और आंखों में एक गहरी उदासी। वह बोला, गुरुदेव, मेरे शरीर में अब कुछ ठीक नहीं लगता। कभी सिर भारी, कभी नींद नहीं, कभी भूख नहीं। मैं दवा खाता हूं, लेकिन रोग लौट आता है। चरक ने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए। तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी प्रकृति बोल रही है। बूढ़ा बोला, प्रकृति? लेकिन मैं तो मनुष्य हूं। चरक ने कहा, हां, पर मनुष्य की भी एक प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ की। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ तालमेल में हों, तब शरीर संगीत बजाता है, और जब इनमें से कोई सुर बिगड़ जाए, तब रोग जन्म लेता है। यही चरक संहिता का अगला रहस्य है कि हर इंसान का शरीर 3 ऊर्जा स्रोतों से संचालित होता है। वात, जो गति देता है, पित्त, जो परिवर्तन लाता है, और कफ, जो स्थिरता प्रदान करता है। ये तीनों दोष कहलाते हैं, लेकिन ये दोष नहीं, बल्कि शरीर की संतुलन शक्तियां हैं। चरक कहते हैं, वात जीवन की हवा है। यह शरीर के हर संचार, हर गति, हर श्वास का मूल है। जब कोई व्यक्ति बहुत सोचता है, दौड़ता है या अनियमित जीवन जीता है, तो उसका वात बढ़ जाता है। वह बेचैन, चिंतित और अनिद्रा से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर दुबले, तेज बोलने वाले और भावनात्मक होते हैं। उनका मन हवा की तरह है, एक जगह टिकता नहीं। दूसरा है पित्त, जो जलाता है वह पित्त है। यह हमारी पाचन शक्ति, दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधि है। जब पित्त संतुलित होता है तो व्यक्ति तेज, बुद्धिमान और प्रभावशाली होता है। लेकिन जब यह बढ़ जाता है तो वही बुद्धिमत्ता क्रोध में बदल जाती है, वही ऊर्जा चिड़चिड़ाहट में। ऐसे लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, उन्हें गर्मी, जलन और अपच की समस्या रहती है। और तीसरा है कफ, जो जोड़ता है वह कफ है। यह शरीर की स्थिरता, सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक है। कफ संतुलित हो तो व्यक्ति शांत, दयालु और सहनशील होता है। लेकिन जब यह बढ़ता है तो सुस्ती, आलस्य और भारीपन लाता है। ऐसे लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कम बोलते हैं और आसानी से वजन बढ़ाते हैं। चरक कहते हैं, हर व्यक्ति इन तीनों दोषों का एक अनोखा मिश्रण है। यानी हर मनुष्य का शरीर एक विशिष्ट संगीत बजाता है। किसी में वात प्रधान, किसी में पित्त प्रधान, किसी में कफ प्रधान। और चिकित्सा का अर्थ है उस संगीत के बिगड़े हुए सुर को ठीक करना। एक बार एक राजकुमार बहुत बीमार पड़ा। राज्य के सारे वैद्य असफल हो गए। किसी ने कहा उसे पित्त बढ़ गया है, किसी ने कहा वात का विकार है। आचार्य चरक बुलाए गए। उन्होंने राजकुमार को देखा, फिर बोला, राजकुमार का रोग किसी एक दोष का नहीं, बल्कि तीनों के असंतुलन का है। राजकुमार बहुत खाते हैं, कफ बढ़ा है, कम सोते हैं, वात बढ़ा है, और क्रोध बहुत करते हैं, पित्त बढ़ा है। जब मनुष्य अपने जीवन में सीमा भूल जाता है तो प्रकृति उसे रोग के रूप में याद दिलाती है। चरक ने उसे औषधि नहीं, नियम दिए। सूर्यास्त के बाद भोजन मत करना, दिन में क्रोध न करना, रात को समय पर सोना और हर दिन कुछ देर मौन रहना। 3 सप्ताह बाद राजकुमार स्वस्थ हो गया। चरक ने कहा, रोग शरीर में था, पर कारण जीवन शैली में छिपा था। वे कहते हैं, रोग एक संदेश है। शरीर हमें संकेत देता है कि कोई दोष बढ़ रहा है। अगर वात बढ़ता है तो त्वचा सूखी होगी, जोड़ों में दर्द, बेचैनी। अगर पित्त बढ़ता है तो जलन, पसीना, क्रोध। अगर कफ बढ़ता है तो भारीपन, सुस्ती, आलस्य। लेकिन हम उन संकेतों को सुनते नहीं। हम गोली खा लेते हैं, पर कारण वही छोड़ देते हैं जो उसे जन्म देता है। चरक सिखाते हैं कि चिकित्सा का पहला कदम है अपने दोष को पहचानना। अगर तुम्हारा मन तेजी से चलता है, विचार बहुत आते हैं, तो तुम वात प्रधान हो। अगर तुम जोश में रहते हो, निर्णय जल्दी लेते हो, तो तुम पित्त प्रधान हो। अगर तुम शांत हो, धीमे पर स्थिर हो, तो तुम क्फ प्रधान हो। वे कहते हैं, जब तुम अपने दोष को जान लोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन का संतुलन कहाँ टूटता है। चरक आगे बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए एक ही भोजन,
एक ही दिनचर्या सही नहीं हो सकती। जिसे एक व्यक्ति के लिए औषधि कहा गया है, वह दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उपचार करता है। वे कहते हैं, जो अपने दोष के अनुसार जीवन जीता है वह रोग से दूर रहता है। वात प्रधान व्यक्ति को नियमित दिनचर्या चाहिए, गर्म भोजन, विश्राम और स्थिरता। पित्त प्रधान को शीतलता चाहिए, शांत वातावरण, संयम और क्षमा। कफ प्रधान को हल्कापन चाहिए, व्यायाम, गर्म भोजन और सक्रियता। चरक इस संतुलन को स्वभाव के अनुरूप जीवन कहते हैं। वे कहते हैं, स्वास्थ्य की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति स्वयं से लड़ना छोड़ देता है। और यही उनकी चिकित्सा का मूल मंत्र है। शरीर को समझो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारा पहला गुरु है। चरक यह भी समझाते हैं कि इन दोषों के साथ 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यानी शरीर लगातार स्वयं को बना और बिगाड़ रहा है। हर भोजन, हर विचार, हर भावना इन धातुओं को प्रभावित करती है। अगर तुम गुस्से में खाते हो तो पित्त बढ़ेगा, अगर दुख में खाते हो तो कफ बढ़ेगा, अगर डर में खाते हो तो वात बढ़ेगा। यानी भोजन केवल पेट का नहीं, मन का भी विषय है। चरक कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने शरीर की भाषा समझ जाएगा, उसे कभी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर चुप नहीं रहता, वह हर समय बोलता है। बस हम सुनना भूल गए हैं। और यही इस अध्याय का सार है। रोग तब आता है जब हम शरीर की बात नहीं सुनते। स्वास्थ्य तब लौटता है जब हम फिर से उससे संवाद करने लगते हैं। चरक का यह संदेश आज भी उतना ही गहरा है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मित्र है। उसे समझो, उससे प्रेम करो और वह तुम्हारे साथ जीवन भर चलेगा। दिनचर्या और ऋतुचर्या, प्रकृति के साथ तालमेल। एक दिन आचार्य चरक अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा, पक्षी सुबह सुबह गा रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। चरक ने पूछा, बताओ, ये पक्षी रोज सुबह क्यों गाते हैं? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, शायद इसलिए कि सूरज निकल आया। चरक मुस्कुराए, नहीं पुत्र, ये इसलिए गाते हैं क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल में जीते हैं। इनका जीवन सूरज, हवा और ऋतु के नियमों के अनुसार चलता है, और यही कारण है कि ये कभी बीमार नहीं पड़ते। चरक कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है वही वास्तव में स्वस्थ रहता है। वे बताते हैं कि हर दिन और हर ऋतु की अपनी लय होती है। अगर हम उस लय के साथ चलें तो शरीर और मन दोनों संतुलन में रहते हैं। सुबह का समय वात काल होता है। इस समय उठना, ध्यान करना और हल्का व्यायाम शरीर को गति देता है। मध्याह्न पित्त काल है, तब पाचन सबसे मजबूत होता है, इसलिए मुख्य भोजन इसी समय करना चाहिए। संध्या का समय कफ काल है, इस समय शरीर को विश्राम की ओर ले जाना चाहे ताकि रात को गहरी नींद आए। चरक कहते हैं, दिनचर्या का पालन करना औषधि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दिनचर्या शरीर को स्थिरता देती है। जो व्यक्ति समय से सोता और उठता है, जो मौसम के अनुसार आहार बदलता है, वह प्राकृतिक रूप से रोगों से दूर रहता है। वे यह भी बताते हैं कि हर ऋतु में शरीर के भीतर अलग अलग तत्व सक्रिय हो जाते हैं। गर्मी में पित्त बढ़ता है, सर्दियों में कफ और बरसात में वात। इसलिए आहार और व्यवहार को ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, गर्मी में हल्का, ठंडा और जलयुक्त भोजन, सर्दियों में गर्म, तैलीय और पौष्टिक भोजन, बरसात में सूखा और हल्का भोजन। चरक कहते हैं, प्रकृति जो बाहर बदलती है वही तुम्हारे भीतर भी घटती है। अगर तुम उस बदलाव के साथ नहीं चलोगे तो शरीर विरोध करेगा और वही विरोध रोग बन जाएगा। वे एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक राजा था जो हर मौसम में एक जैसा जीवन जीता था। वह गर्मी में भी भारी भोज करता, सर्दी में भी ठंडे पेय पीता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ गया। चरक ने कहा, राजन, तुमने अपनी राजगद्दी के नियम तो माने, पर प्रकृति के नहीं। राज्य चलाने के नियम तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन शरीर चलाने के नियम प्रकृति ने खुद बनाए हैं। उनका उल्लंघन करने वाला कोई भी राजा नहीं, केवल रोगी बनता है। चरक हमें सिखाते हैं कि ऋतुचर्या केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी जरूरी है।
बरसात में भीतर उदासी आती है, इसलिए वे कहते हैं कि उस समय प्रसन्न रहने के उपाय करो। सर्दियों में स्थिरता आती है तो मनन और ध्यान का समय है। गर्मी में ऊर्जा आती है तो कर्म करने का समय है। वे कहते हैं जीवन को मौसम की तरह बहने दो, तुम उसे रोकने जाओगे तो रोग बन जाएगा। और उनकी एक अमर पंक्ति है, प्रकृति ही सबसे बड़ी वैद्य है, जो उससे सीखता है वही दीर्घायु होता है। आत्मा, मन और चिकित्सा का रहस्य चरक संहिता का अंतिम अध्याय केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की चिकित्सा का रहस्य बताता है। चरक कहते हैं मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं, वह चेतना, भावना और अनुभव का जीवित प्रतीक है। वे कहते हैं शरीर को ठीक करना आसान है, लेकिन मन और आत्मा का संतुलन लौटाना असली चिकित्सा है। एक बार एक व्यक्ति आचार्य चरक के पास आया। वह बोला, गुरुदेव, मेरा शरीर तो ठीक है, पर मन थका हुआ है। मुझे न नींद आती है न आनंद। चरक ने कहा, तू अपने भीतर से कट गया है। तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, पर खुद से बात करना भूल गया। उन्होंने कहा, मन का रोग दवा से नहीं, संबंध से ठीक होता है। संबंध अपने आप से, अपने कर्म से और उस परम चेतना से जो तुझ में धड़कती है। चरक आत्मा को जीवन का साक्षी कहते हैं। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल देखती है, अनुभव करती है। जब हम इस साक्षी भाव से जीवन को देखते हैं तो दुख हमें छू नहीं पाता। वे कहते हैं हर रोग का मूल भय है। भय कि मैं कुछ खो दूंगा, भय कि मैं अकेला हूं, भय कि जीवन मेरे बस में नहीं। और चिकित्सा का अर्थ है इस भय को पहचानना और उसे प्रेम में बदल देना। चरक कहते हैं मन को शांत करने की सबसे बड़ी औषधि है सजगता। जब तुम सजग हो तो तुम जीवन के हर पल में उपस्थित हो, और जब तुम उपस्थित हो तो रोग को प्रवेश का अवसर ही नहीं मिलता। वे बताते हैं कि चिकित्सा के 3 स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक चिकित्सा औषधि से होती है, मानसिक चिकित्सा ध्यान और प्रेम से, और आध्यात्मिक चिकित्सा आत्मा के साक्षात्कार से। आचार्य चरक ने अपने जीवन का अंतिम संदेश यही दिया, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सजग होकर जीना है। वे कहते हैं जो व्यक्ति हर सुबह सूर्य को देखता है और कहता है मैं जीवित हूं, यह मेरा सौभाग्य है, वह रोग से परे चला जाता है। क्योंकि कृतज्ञता, प्रेम और संतुलन यही जीवन की सबसे बड़ी औषधियां हैं। चरक हमें याद दिलाते हैं कि चिकित्सा केवल वैद्य की नहीं, हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। हर विचार, हर आहार, हर व्यवहार एक छोटी सी औषधि या जहर बन सकता है। चुनाव हमारा है। उनकी अंतिम शिक्षा थी, आत्मा प्रसन्न हो, मन संतुष्ट हो, शरीर संतुलित हो, यही पूर्ण स्वास्थ्य है। और इस तरह चरक संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वह सिखाती है कि स्वास्थ्य दवाओं में नहीं, जीवन के अनुशासन में है। रोग हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन का संकेत है, और चिकित्सा केवल रोग मिटाने की नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।